बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हैरान कुन और बहुत बड़ा इंकशाफ। जर्नैलों के दिमाग में ये खन्नास है कि वो मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, हालांकि जब भी जर्नैल इक़्तिदार में आते हैं पहले से ज़्यादा मुल्क को ख़राब करके जाते हैं। इक़्तिदार हासिल करना आपका काम नहीं, मुल्क को सियासतदानों के हवाले कर दें और अपना काम करें। बहुत बड़ा इंकशाफ पाकिस्तान के एक साबिक सफारतकार की जानिब से कि तुर्क सदर ने इस बात का मशवरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दिया, लेकिन क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के किसी मशवरे के ऊपर अमल करना चाहती है या नहीं? सुना कैसे ये मशवरा, लेकिन बहरहाल ये मशवरा मौजूदा तनाज़र के अंदर भी इंतहाई अहम है और ये मौका कौन सा था इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और सफारती सतह के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर जो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तुर्क सदर की तरफ से आने वाले इस मशवरे को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे देखा है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और चंद दिन पहले जब तुर्क सदर तैयब अर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो पार्लियामान के अंदर इमरान खान का जिक्र आया, शहबाज शरीफ से मुलाकात के अंदर इमरान खान का जिक्र आया। उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर यह कहा कि गुज़श्ता बरस जब वो आए थे तो इमरान खान जो है वो चंद बरस पहले जब वो आए थे तो इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे और उनकी ख्वाहिश है कि जल्द उनकी एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात हो। इन बिटवीन द लाइन ये पैगाम था, लेकिन ये जो मशवरा दिया गया इसका मौका कौन सा था उसकी तफसीलात भी जनाब रखते हैं आपके सामने। एक वाक़यात की तरतीब है पाकिस्तान के अंदर, लम्स NCA, ये तो ताज़ा तरीन वाक़यात हैं। वहाँ पर नौजवान किस तरह से बोले ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ और किस तरह से इस बात का मुतालबा किया कि आप इक़्तिदार सियासतदानों के हवाले कर दें, लेकिन उससे पहले एक पूरी तरतीब है। और वो पूरी तरतीब क्या है? इमरान खान, आपको याद होगा जब उनकी हुकूमत गिराई गई गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, तो इमरान खान ने कहा था कि जनाब ये इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि इसको इन्हें भुगतना पड़ेगा और मैं इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा पावर के साथ वापस आऊँगा। फिर एक एक बात जो इमरान खान कहते रहे वो बिल्कुल सच साबित होती रही इस मशवरे के कॉन्टेक्स्ट में। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये जो तुर्क क़यादत की तरफ से आने वाला ये जो मशवरा था, इसको ज़रा इमरान खान के खतूत के साथ रख कर ज़रा इन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए कि इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल क्या बात कर रहे हैं अपने तीनों खतूत के अंदर, और इमरान खान साहब इन तीनों खतूत तक पहुंचे कैसे हैं उसका बाकायदा तौर पर एक कॉन्टेक्स्ट है। और जब अमरीकी ईमा पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की फैसिलिटेशन के साथ पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया ने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराई, तो फिर लोगों को यह बात पता चल गई कि नहीं जनाब, हमारे अवामी मैंडेट की तौहीन हो गई है और अब हमने डट के खड़ा होना है। मामलात का आगाज उस दिन हो गया था जब इमरान खान एक डायरी उठाकर ऐवान वज़ीर-ए-आज़म से निकले और उसके बाद 48 घंटों के शार्ट नोटिस पर, जिसका इमरान खान की जानिब से कोई अपील भी नहीं की गई थी, कराची तक खैबर पूरे मुल्क के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम निकले। और याद होगा कि कराची की शाहराएं, लाहौर की शाहराएं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दूर दराज के इलाके किस तरह से अवाम से भर गए थे और जिस तरह से अवाम के कदमों की धमक थी वो ना सिर्फ रावलपिंडी तक जा रही थी बल्कि बैन अल-अक़वामी दुनिया भी उसकी आवाज़ सुन रही थी। तो वो मौका था कि जब इस बात का अंदाज़ा हो गया कि नहीं जनाब हमसे गलती हो गई, लेकिन बजाय ये कि उसके बाद उस गलती को सुधारा जाता, मुसलसल गलतियां की गई। और इमरान खान ये बात बताते रहे कि आप जितनी गलतियां करेंगे उतने आप फंसते चले जाएंगे। उसके बाद फिर इमरान खान के ऊपर बेबुनियाद किस्म के केसेस, उसके बाद फिर इमरान खान के रास्ते में रुकावटें, पाकिस्तानी अवाम, आइन कानून और जमहूरियत के रास्ते में रुकावटें, अदलिया को काबू करने की तमाम तर कोशिशें, इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर कैंसिल कर देना, ना करवाना, आइन की खिलाफ वर्जी, ये तमाम तर चीजें की जाती रहीं कि जनाब हमने इमरान खान का रास्ता रोकना है। किस तरह से इमरान खान पाकिस्तान की आज़ादाना खारजा पॉलिसी हमारे बगैर चला सकते हैं, या वो बरसा बरस से जो हम गुलामी इख्तियार किए हुए अमेरिका की और हमेशा से यस सर कहा करते हैं, उससे कैसे कोई शख्स हमें निजात दिला सकता है। फिर एक वाक़यात की पूरी तरतीब है। इस दौरान कई ऐसे वाक़यात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर निकलकर जब उनके आइनी कानूनी हकूक उन्हें अदालतों के जरिए नहीं मिले तो सड़कों पर निकलकर उन्होंने एहतजाज करना चाहा, तो खवातीन,
नौजवानों, सियासी कारकुनान, बच्चों, मर्दों, हजरात, बुजुर्गों के साथ क्या कुछ किया गया। घरों के अंदर घुसकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और यह सारा मामला शुरू हो गया था मई 2022 से लेकर और आज के दिन तक भी ये जारी है। यहां तक कि अब भी जो लेटेस्ट इत्तलात आ रही हैं वो यही है जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सियासी कारकुनों के घरों के अंदर अब भी घुसा जा रहा है। अब ये वाकयात आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जानिब से सूबाई असम्बलियां तोड़े जाने के बाद नए इलेक्शन करवाने का मौका आता है, लेकिन अदलिया को मैनेज कर लिया जाता है। काजी फैज ईसा साहब के पै दर पे खतूत और बार बार बेंचेस को तोड़ देना और उस वक्त जनाब मंसूर अली शाह साहब और अत्तर बिनउल्लाह साहब के साथ भी उनकी अलाइनमेंट, ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बना देती हैं कि जमहूरियत के रास्ते में जनाब रुकावटें खड़ी हो जाती हैं और एक हाइब्रिड रजीम की तैयारी जो कि पहले ही PDM-1 की हुकूमत में सामने आ जाता है, जहां पर असल हुक्मरानी जर्नैलों की थी, जिसकी जानिब तुर्क सदर ने भी इशारा किया, जो आगे चलकर हम आपको बताते हैं। तो जनाब इस तरह से इक़्तिदार के ऊपर जर्नैल एक कब्जा कर लेते हैं। पहले के तजर्बात से सीख कर अब वो बरह रास्त मार्शल लॉ की सूरत कब्जा नहीं करते, बल्कि एक हाइब्रिड रजीम बना लेते हैं और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात को दीवार के साथ लगा देते हैं। और फिर क्या होता है, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है। इमरान खान को झूठे जाली केसेस के अंदर 72 घंटे में 3 केसेस के अंदर इस तरह से अर्जेंसी में सजाएं सुनाई जाती हैं कि पता नहीं ना सुनाई गई तो क्या क़यामत टूट पड़ेगी। एक प्रोपेगेंडा, मजमूम, झूठा, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा टीवी चैनल की स्क्रीनों पर इमरान खान के खिलाफ किया जाता है और फिर उसके बाद जो अवामी राब्ता मुहिम है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नहीं चलाने दी जाती, उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं, बल्ले का निशान ले लिया जाता है, तमाम के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियां होती हैं। एक एक हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-3, 4-4 उम्मीदवार बदलते हैं, चेंज होते हैं ताकि कन्फ्यूजन पैदा हो। लेकिन होता क्या है, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में बाहर निकलते हैं और 3 करोड़ से जायद पाकिस्तान के गयूर अवाम 2/3 से जायद अक्सरियत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते हैं। और फिर क्योंकि अपनी तरफ से तो वो तमाम तर चीज़ें मैनेज कर चुके थे, क्योंकि वो जैसा कहा ना कि तुर्क सदर ने, ये समझते हैं कि शायद इनसे बड़ा ज़हीन कोई नहीं और ये मुल्क को बेहतर कर लेंगे, लेकिन ये खन्नास हुआ करता है और ये मुल्क को पहले से ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ जब ये देखा कि नहीं जनाब ये सब कुछ कर लेने के बावजूद इलेक्शन मैनेज नहीं हो सका, तो फिर वो फॉर्म 47 बनाते हैं, अहकामात जारी होते हैं। कमिश्नर साहिबान को, पिंडी के कमिश्नर तो बोल भी उठते हैं, ज़मीर उनका जाग उठता है। उस दौरान हमने भी खबरें दी कि किस तरह से रातों रात थैले बदले जाते हैं, जाली फॉर्म 47 बनाए जाते हैं, तो थैलों के अंदर मौजूद वोटों को जलाया जाता है, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड ज़ाया किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुकी होती हैं और अब तो जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर बैठे एंकर भी इस बात का इंकशाफ करते नजर आते हैं कि मना कर दिया गया था कि आपने पार्टी पोजीशन नहीं दिखानी, और एक टीवी चैनल ने जब पार्टी पोजीशन दिखाई तो ज़बरदस्ती बंद करा दी गई और कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवारों को PTI के उम्मीदवार मत डिक्लेयर किया जाए, एक कन्फ्यूजन पैदा की जाए कि ये आज़ाद उम्मीदवार हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत साबित ना की जा सके। ये सब कुछ कर लेने के बावजूद, इस धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे हालात में भी 100 नशिस्तों तक जा पहुंचती है, हालांकि उनकी असल नशिस्तें 180 से भी ज़ायद होती हैं। यही सब कुछ ड्रामा सूबाई असम्बलियों के अंदर भी रिपीट किया जाता है और पाकिस्तान के अंदर ये चुनतखब हुकूमत, एक जाली हुकूमत जो है वो बढ़ा दी जाती है और जो बाइडेन इंतजामिया, अमरीकी इंतजामिया उसके ऊपर खामोश रहती है। लेकिन उस वक्त भी इमरान खान ये बात करते हैं, जेल जाने से पहले भी उन्होंने कहा था कि जेल में जाके मैं पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान ने कहा था ये सब कुछ करेंगे, इसके बावजूद हम इलेक्शन जीतेंगे। ऐसा ही हुआ, उन्होंने सब कुछ किया, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीते। इमरान खान ने फिर कहा ये मजीद गलती करेंगे, इक़्तिदार हमारे वाले नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा कि पाकिस्तानी अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा होगी, नौजवान जो है वो बोलेंगे, खड़े हो जाएंगे इस सिस्टम के खिलाफ अपना हक हासिल करने के लिए। और ऐसा हो रहा है। आस्ता आस्ता मामलात कहाँ पहुँचते हैं कि लम्स और NCA में ऐसे इदारों के अंदर जहाँ सोचा भी नहीं जा सकता था, जहाँ माजी में अगर किसी जगह से, किसी दूर दराज इलाके, किसी रेगिस्तान से, किसी गोट से, किसी पहाड़ी इलाके से अगर कोई ऐसी आवाज़ उठती थी कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो पाकिस्तानी कौम साथ खड़ा हो जाया करती थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि लाहौर जैसे शहर के अंदर भी इस किस्म की जो आवाज़ें हैं वो आना शुरू होगी। इसकी वही वजूहात हैं जो कि तुर्क क़यादत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कहा था और ये इंकशाफ किया है जनाब
کرامت علی غوری صاحب سابق سفارتکار ہے، سینئر سفارتکار پاکستان کے، اور 40 برس کا ان کا سفارت کا تجربہ ہے، اور جنرل ضیاء بھٹو، جنرل مشرف محمد خان جنیجو، نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور کئی دیگر سیاستدانوں کے ساتھ جناب انہوں نے کام کیا۔ اور اسرار کسانہ صاحب کے پروگرام کے اندر چند دن پہلے انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ ان کی معلومات کے مطابق آرمی چیف صاحب کا جو دورہ برطانیہ ہے اس کی انویٹیشن جو ہے وہ منگوائی گئی ہے، تاکہ پاکستان کی جو سفارتی تنہائی ہے اس کو دور کرنے کا ایک تاثر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایک بن سکے، اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ دیکھیے جناب ہمیں امریکہ کا تو دورہ نہیں مل رہا، لیکن جو امریکہ کے الائی ہیں برطانیہ، وہاں سے ہمیں دورے کی دعوت آ گئی ہے۔ وہاں پر پھر انہوں نے کچھ ملاقاتیں بھی کرنی تھی، لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر اوورسیز پاکستانی نکلے سینکڑوں کی تعداد میں، اور ان سمندر پار پاکستانیوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ پاکستان کے اندر موجود اپنے دیگر ہم وطنوں کی طرح آئین، قانون اور جمہوریت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہی اس یوٹیوب چینل کے پروگرام کے اندر انکشاف کرنے والے کرامت اللہ غوری صاحب کی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں جناب، بارِ شناسائی۔ اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ترکی اور پاکستان کے معاملات بڑی جو ہے وہ مماثلت رکھتے ہیں، اور ترکی کے اندر بھی بار بار جو ہے وہ فوج آتی رہی ہے، بار بار جو ہے وہ سیاستدانوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا ہے۔ پھر وہاں ترک کی جو قیادت ہے انہوں نے کیسے اس کا سسٹم بھی چینج کیا، صدارتی جناب وہ اس نظام کی طرف آئے، اور کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ ترکی کو انہوں نے کم سے کم جو ہے وہ ایک پوری دنیا کے سامنے ایک جو ہے وہ مثال بنا کر پیش کر دیا ہے، جس طرح سے ترکی ابھرا گزشتہ 10 12 15 20 برسوں کے اندر، اور انہوں نے ماضی سے اپنے سبق سیکھا کہ جناب نہیں جناب یہ جو فوجی جرنیل ہیں یہ جناب معاملات کو خراب کر دیا کرتے ہیں۔ اب اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے، جو اس وقت پاکستان کے آرمی چیف تھے، اور انہوں نے جناب ترکی کا دورہ کیا تھا، اور کرامت اللہ غوری صاحب اس موقع کے اوپر موجود تھے، اور اس موقع پر جنرل مشرف کو ترک صدر سلمان ڈیمرل نے کیا کہا تھا بڑا معنی خیز تھا، آج کے حالات کے اوپر بھی مکمل طور پر صادق آتا ہے یہ۔ انہوں نے یہ کہا، جنرل مجھے عملی سیاست میں 50 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور اس طویل عرصے میں جس عمل نے میرے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ سیاست میں فوج کی مداخلت ہے۔ ہمارے جرنیلوں کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ وہ ملک کو سدھار سکتے ہیں، لیکن ہر بار جب وہ اپنا تماشا دکھا کر واپس بیرکوں میں گئے تو حالات پہلے کی نسبت اور زیادہ خراب کر کے گئے۔ جنرل، دنیا کی کوئی فوج کسی ملک کی تقدیر نہیں سنوار سکتی، یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ مجھے پاکستان سے محبت ہے، اور میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں، لہٰذا بڑا بھائی ہونے کے ناطے میرا یہ مشورہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اقتدار سیاستدانوں کو واپس کر دو اور اپنی بیرکوں کو لوٹ جاؤ۔ اس وقت جو ترک صدر ہیں طیب اردگان ہیں، ان بٹوین دا لائنز ان کی جانب سے بھی بالکل اسی قسم کا مشورہ جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا، بالکل اسی قسم کا مشورہ پاکستان کی جو موجودہ عسکری قیادت ہے اسے دیا گیا۔ اور کیوں نہ یہ کہا جائے، کیوں نہ اس بات کو جو ہے وہ مانا جائے کہ جناب اس قسم کا مشورہ انہوں نے نہیں دیا ہوگا، اس بات کو کیوں نہ مانا جائے، کیونکہ ترک صدر جو طیب اردگان صاحب ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر ایک پروسیس کے نتیجے میں آئے۔ سلمان ڈیمرل صاحب جو بات کر رہے ہیں اس بات کے اوپر ترک صدر طیب اردگان کا بھی مکمل طور پر ایمان ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ترکی کے اندر بھی معاملات ایسے ہی تھے جس طرح کے پاکستان کے اندر معاملات تھے، اور وہاں بھی بار بار سیاستدانوں کو آؤٹ کر کے اسی طرح سے ترکی کے جو جرنیل تھے وہ بھی اقتدار کے اندر آ جایا کرتے تھے اپنے دماغ کے اندر یہ خناس لے کر کہ جناب ہم ان معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن بقول ترک صدر کے وہ پہلے سے زیادہ ان معاملات کو خراب کر کے جاتے تھے۔ اور واضح کیا ترک صدر نے کہ تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، میں تمہیں اس بات کا مشورہ دیتا ہوں، میرا 50 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے کہ دنیا کی کوئی فوج کسی ملک کے جو حالات ہیں وہ نہیں سدھار سکتی، تم بیرکوں میں واپس جاؤ اور اقتدار سیاستدانوں کے حوالے کر دو۔ تو آج کی ترک قیادت کا بھی بالکل اسی قسم کا مشورہ ہے، بلکہ صرف ترک قیادت ہی نہیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو دیگر ممالک کی سیاسی قیادت ہے اسی قسم کا مطالبہ، اسی قسم کی اپیل، اسی قسم کا مشورہ، اسی قسم کا پیغام، یہاں تک کہ اسی قسم کا حکم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دے رہی ہے، کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خاصے گہرے تعلقات
ساتھ رہے ہیں اور مسلسل جس قسم کی پیغام رسانی رچرڈ گرینل ہوں، جو ولسن ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ان کی جانب سے مسلسل کی جا رہی ہے، اور کس کی ایما پر؟ نئے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایما پر، نئی نو منتخب امریکی انتظامیہ کی ایما پر، کیونکہ جو چند دن پہلے انہوں نے وہاں پر کیا اپنے ان جرنیلوں کے ساتھ جن کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کئی معاملات کے اندر مداخلت کر رہے تھے، ان کو جناب انہوں نے برطرف کر دیا، اور پاکستان کے اندر ایک بار پھر پاکستانی قیادت کو چند گھنٹے پہلے ایک پیغام دیا گیا عسکری قیادت کو جو ولسن صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر نام لے کر جنرل عاصم منیر صاحب کا، جو بات سلمان ڈیمرل نے کی تھی کہ آپ بیرکوں میں واپس چلے جائیں، یہی بات جو ولسن صاحب نے بھی کی کہ آپ اپنی بیرکوں کے اندر واپس چلے جائیں اور اقتدار جو ہے وہ سیاستدانوں کے حوالے کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔